मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का नया चैप्टर शुरू करना है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। उसके विषय में देखेंगे। हेडिंग दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट नामे से मालूम चलता है कि डॉट प्रोडक्ट का हेडिंग दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब है इससे जो भी रिजल्ट आता होगा वह स्केलर आता होगा, अदिश राशि के रूप में आता होगा। यहां देखिएगा कि यदि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह वेक्टर ओ है, यह जो है एंगल थीटा है, वेक्टर ए है और ये जो है वेक्टर बी है। तो दो वेक्टर का जो अदिश प्रोडक्ट होता है यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वह क्या होता है? यानी लंबाई लेंथ ऑफ वेक्टर ए इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। यानी इसका मतलब है कि इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो cos थीटा, वही जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो y के साथ बनाएगा तो क्या होगा? sin थीटा। तो a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b cos थीटा। यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके साथ एंगल क्या होता है? cos थीटा होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट b बराबर a इंटू b cos थीटा। या अगर आपको यहां से हम पूछें कि यहां से अगर आपसे पूछा जाए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या कहिएगा जी? वेक्टर a इंटू वेक्टर b बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। इसी को और क्या लिख सकते हैं जी? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a को नॉर्मल में a i इंटू b लिख सकते हैं ना जी। अब एक बात देखिएगा, यदि आपसे हम कहें इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यह जो थीटा के जगह पर cos थीटा जो दिख रहा है उसके जगह पर 90 डिग्री रखें तो a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b और cos थीटा के जगह पर क्या रखे जी? cos 90 रखे तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ क्या होगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। यानी आज के बाद अगर कोई भी दो वेक्टर को कहना होगा कि दिखाइए परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है उन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर a डॉट b बराबर 0 आ गया इसका मतलब है वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर। यदि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री, तो क्या लिखिएगा? वेक्टर a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b आप cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है जी? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? वेक्टर a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b को क्या कह सकते हैं जी? a b। यानी पूरे बात का एक लाइन में निष्कर्ष, डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? वेक्टर a डॉट b बराबर होता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। मॉडुलस ऑफ a को नॉर्मल a, इसको नॉर्मल b cos थीटा। यानी a डॉट b बराबर ही हुआ। cos थीटा बराबर क्या हुआ? a डॉट b बटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, इसको नॉर्मल में a नॉर्मल b। अगर थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि a डॉट b का हो जाएगा 0। तो कॉमन सेंस की बात है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए शर्त क्या है? a डॉट b का मान 0 आ जाए, इसका मतलब है वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b पर। समझे ना जी? देखिएगा
अभी हम लोग क्या देखें कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं, अब एक बात देखिएगा आगे कि अभी हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, यही ना। अब एक बात बताइएगा कि यदि आपसे कहे i इंटू आई कैप तो क्या होगा जी, मॉडुलस ऑफ आई कैप नहीं, और cos आई के बीच में एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी i कैप इंटू आई कैप बराबर क्या होगा 1, j कैप इंटू j कैप बराबर 1, k कैप इंटू k कैप बराबर 1, और i इंटू j बराबर क्या होगा जी, मॉडुलस ऑफ i मॉडुलस ऑफ j कैप cos, और i j के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी i कैप j कैप बराबर 0, तो j इंटू k कैप इंटू i कैप, तो j इंटू k कहिए चाहे k इंटू i कहिए, i इंटू k कहिए या j इंटू i कहिए, इस सब वैल्यू कितना होता है जी 0 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रखिएगा i डॉट i 0 क्यों, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो i डॉट i a j डॉट j 1 k डॉट k 1, i डॉट j यानी एक दूसरे से अलग अलग हो तो प्रत्येक के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होने का मतलब है उसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो यह डाटा क्या हो गया 0, यह डाटा जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब एक बात और यहाँ देखिएगा कि स्क्वायर ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यह है वेक्टर, तो इस वेक्टर ए से फिर वेक्टर ए में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, या इसको नॉर्मल में ए स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो उसके लंबाई का होता है, लेंथ होता है। उसी तरह वेक्टर बी गुना वेक्टर बी, तब बी से बी में गुना करेंगे तो स्केलर राशि मिलेगा, तो यह होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। याद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है i डॉट i1 j कैप इंटू j कैप 1 k कैप इंटू k कैप 1, i इंटू j कैप 0, i इंटू j इंटू k कुछ भी, यानी j इंटू i, j इंटू k इंटू j, क्रम बदल दीजिए i इंटू k, यानी सब वैल्यू क्या होता है सब 0 होता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। आगे बढ़िए देखिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, O M B, यह वेक्टर ए यह वेक्टर बी, OM बराबर OM जो है एक हम लोग पढ़े होंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ देखिएगा कि कैसे प्रक्षेप होता है, जैसे कोई गेंद हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो एक प्रक्षेप के रूप में गिरता है, प्रलयकार के रूप में कैसे गिरता है, यानी यहाँ पर जो OM बेस दिख रहा है या परपेंडिकुलर BA में उस पर एक यहाँ पर वेक्टर देख रहा है वेक्टर B, यानी OM बराबर OM क्या है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, यानी B का प्रोजेक्शन किस पर है A पर है, तो B का प्रोजेक्शन F, तो B का प्रोजेक्शन मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, और यह इसके साथ जब A के साथ है वेक्टर A के साथ यानी x एक्सिस के साथ है तो ये हो गया cos थीटा।
चूंकि अब हम लोग एक बात पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। तो यहाँ देखिएगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी से लेकर cos थीटा तक जो वैल्यू है उसके बदले क्या रख सकते हैं, उसके बदले रख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो यह गुना में इधर आया तो भाग में हो गया, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी बी का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रक्षेपण किस पर, वेक्टर ए पर, यानी बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, वेक्टर ए पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसको सेम लिख दिया जा रहा है, और जिस पर निकाला जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यदि आपसे कहा जाए, यहाँ कहा जाए आपसे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी आपसे कहा जाए कि ए का प्रोजेक्शन निकालिए किस पर, बी पर। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है यानी ए को सेम लिख दीजिए, आप बी पर प्रोजेक्शन निकालना है यानी बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यही ना होगा जी, या ऐसे कर दे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो वेक्टर बी इंटू ए पर निकालना है तो ए कैप, यानी वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, प्रोजेक्शन जिसका निकालना है उस पर उसका यूनिट वेक्टर। जैसे यदि आपसे कहें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, आई कैप। तो वेक्टर आर का प्रोजेक्शन लिखता है, आर को सेम रखो, आई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखाता है, आई कैप। फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए क्या लिखाता है जी, जे कैप। और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन जेड एक्सिस, तो इसके लिए क्या लिखाता है, आर इंटू के कैप। इसका मतलब यदि हम आपसे कहें कि वेक्टर पी, यानी आपसे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर एम ऑन वेक्टर एन, तो इसका मतलब है m का प्रोजेक्शन निकालना है n पर, तो m का निकालना है तो m को सेम लिख दो, और किस पर निकालना है, n पर निकालना है तो n का यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर m डॉट वेक्टर n बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। ठीक है ना जी। देखिएगा आगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, 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 यानी किसी दो सदिश, कोई दो गो सदिश दिया गया है उसका क्या निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो मान लीजिए वेक्टर ए बराबर दिया गया है a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, अब वेक्टर b बराबर दिया गया है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। निकालना क्या है, a डॉट b निकालना है, यानी वेक्टर a इंटू वेक्टर b, a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप इंटू
A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप, यही है ना। अब खूब बारीकी से देखिएगा जो काम हम करने जा रहे हैं, खूब बारीकी से देखिएगा। आप नॉर्मल गुना करते तो इस पहला टर्म से इस तीनों टर्म में गुना करते, तो ये पहला टर्म से इसमें गुना करेंगे तो A1 इंटू A2 I गुना I आप क्या पढ़े एक पढ़े, तो यहाँ हो गया A1 इंटू A2। अब आइए इस टर्म से इस J वाला में कीजिएगा तो आप पढ़े हैं I गुना J बराबर क्या होता है 0, तो ये हो गया खत्म 0। I वाला से फिर इस K में कीजिएगा तो I गुना K बराबर क्या होता है 0, ये भी खत्म। अब इस B1 से इसमें कीजिएगा तो यहाँ J है और यहाँ I है, तो J डॉट I का होता है 0, तो ये भी खत्म। J वाला से J वाला में कीजिएगा तो आप जानते हैं J डॉट J 1 होता है, तो यहाँ हो गया B1 B2। उसी प्रकार J से K में कीजिएगा ये भी 0, K से I में कीजिएगा खत्म, K से J में कीजिएगा खत्म, K से K में कीजिएगा तो ये हो गया C1 इंटू C2। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब है I का गुणांक I के साथ गुना होता है, J का J के साथ और K का K के साथ, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2। यानी कोई दो वेक्टर दिया है, जैसे यदि वेक्टर A बराबर दिया है 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, अब वेक्टर B बराबर दिया गया है I कैप प्लस J कैप और माइनस K कैप, तो गुना कैसे होगा जी, A डॉट B कैसे निकलेगा, यानी I का गुणांक I के साथ, I का गुणांक है कितना 2 और फिर यहाँ I का गुणांक कितना है 1, तो 2 गुना 1 प्लस J का गुणांक यहाँ कितना है, तो J का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ J का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 गुना 1 प्लस K का गुणांक यहाँ कितना है 3 है, यहाँ K का गुणांक कितना है -1। अब सबको गुना कर दीजिए, यानी 2 प्लस 1 माइनस 3, यानी इसका मतलब हो गया कि A डॉट B का मान कितना आ गया 0, यही ना हो गया जी। तो इसका मतलब हो गया A डॉट B बराबर 0, तो इसका मतलब A परपेंडिकुलर B। आप पढ़े ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब वो दोनों क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है। बुझ रहे हैं बात ना जी। तो आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का अदिश गुणनखंड कहने का मतलब I का गुणांक I के साथ, J का गुणांक J के साथ और K का गुणांक K के साथ, यानी A डॉट B बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2। क्यों, तो आप गुना कर लीजिए। आप जानते हैं I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ तो 1 होता है, I का किसी और के साथ होगा, J के किसी और के साथ होगा, डिफरेंट होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ इससे जो है आप 3 गो टर्म में कीजिएगा तो 2 गो टर्म तो डिफरेंट मिलेगा, एक ही टर्म में सेम मिलेगा, तो जो सेम मिला यानी I का I के साथ तो A1 A2, फिर इसको जब तीनों के साथ कीजिएगा एक ही जगह सेम मिलेगा J, तो वहां पर B1 B2 और एक जगह K वाला मिलेगा एक साथ, तो C1 C2। ठीक है ना जी। अभी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख गए। अब देखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर in terms of their component, अब देखिएगा दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, खूब बारीकी से देखिएगा। मान लीजिए वेक्टर A1 बराबर है, वेक्टर A बराबर है A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप, वेक्टर B बराबर है A2 I कैप प्लस B2 J कैप और प्लस C2 K कैप, यह है वेक्टर B का मान, यही है ना। अगर हम यहां से कहें आपसे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A का मान, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्या हो जाएगा जी, A1 के स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ऐसे ही ना मॉडुलस निकलता है जी। अब आइए मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंदर A2 के होल स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर, यही ना। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, चूंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B cos थीटा, यही ना पढ़े हैं।
यदि हम आपसे यहां से कहें कि cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो ए का मान क्या है जी, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, यही है ना, इनटू a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप, यही ना, बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मान क्या है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का मान क्या है, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अब बट्टा बट्टा में क्या होगा, रूट अंदर a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर इनटू a2 के स्क्वायर प्लस b2 के स्क्वायर प्लस c2 के होल स्क्वायर। तो वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे विद्यार्थी, तो cos थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इतना बटा इतना, यानी दो वेक्टर दिया गया है उसके बीच का एंगल निकालना होगा। तो cos थीटा बराबर a डॉट b बटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, ई हो गया a का मान, ई हो गया b का मान, ई हो गया मॉडुलस ऑफ a का मान, ई हो गया मॉडुलस ऑफ b का मान। तो a से b में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ। तो ये हो गया a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अब बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। वही थीटा निकालेंगे तो cos थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इतना बटा इतना, यही ना जी। आगे लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, कंडीशन फॉर लिखिएगा, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स बीइंग पैरेलल। विद्यार्थी, अगला कंडीशन है कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग पैरेलल, माने दो वेक्टर के पैरेलल होने के, समानांतर होने के क्या शर्त है। तो देखिएगा, वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वेक्टर b बराबर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, यही ना जी। यानी a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, वेक्टर b बराबर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग पैरेलल, यानी दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए क्या शर्तें हैं उसको देखिएगा। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल होता है, इसका मतलब है कि वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर b, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या आ जाए, लैम्डा टाइम आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। आ जाइए, लिखिए a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर b, तो लैम्डा इंटू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, नहीं तो ये हो गया a1 i कैप
B1 J कैप C1 K कैप लैम्डा A2 I कैप लैम्डा B2 J कैप लैम्डा C2 K कैप। आगे क्या कीजिए, लिखिए इक्वेटिंग यानी बराबर कीजिए द कोफिशिएंट ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप, यानी इक्वेटिंग द, सुनिएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप मींस दैट A1 बराबर लैम्डा टाइम A2 कोमा B1 बराबर लैम्डा टाइम B2 एंड C1 बराबर लैम्डा टाइम C2। अर्थात यहां से क्या मिला, A1 बटा A2 बराबर लैम्डा, B1 बटा B2 बराबर लैम्डा, C1 बटा C2 बराबर लैम्डा। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए जो शर्त है वह शर्त क्या होना चाहिए, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर लैम्डा। यानी पूरे बात कहने का क्या मतलब हुआ जी, यानी इसका मतलब हुआ कि यदि कोई दो सदिश दिए गए हैं तो A और B कोई दो सदिश दिए गए हैं तो ये दोनों सदिश पैरेलल सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे, यह दोनों सदिश पैरेलल तभी होंगे जब एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम आ जाए। अर्थात ये पूरा बात को छोड़ दीजिए, एक लाइन में समझिए। ए या बी दो वेक्टर दिया गया है, पैरेलल दिखाना है। यहाँ देखिए आई का गुणांक क्या है, A1, यहाँ आई का गुणांक क्या है, A2, यानी A1 बटा A2 निकालिए, B1 बटा B2 निकालिए, C1 बटा C2 निकालिए। आई सबका बाटा निकालने पर एक कांस्टेंट टर्म आता हो, 5 आए 2 आए 1 बटा 5 आए 2 बटा 5 आए, तो इस तरह के सदिश को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर है। A1 B1 C1 कहने का मतलब है A1 B1 C1 के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है। यानी पैरेलल होने के लिए शर्त क्या चाहिए, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, जहां A1 B1 C1 क्या है, पहले वेक्टर का I J K का कोफिशिएंट है, A2 B2 C2 क्या है, यानी यह दूसरे वेक्टर के I J K का कोफिशिएंट है। यानी दो वेक्टर दिया गया है तो दोनों वेक्टर के I के कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट का बट्टा में ऐसे निकालिए और इन तीनों का वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि यह दिया गया दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर होंगे। समझे ना। लिखिएगा कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर। अरे विद्यार्थी सब सुनो, क्या है कंडीशन फॉर, यानी कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, अर्थात वेक्टर A बराबर A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप। अब वेक्टर B बराबर दिया गया है A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो जानते हैं फॉर परपेंडिकुलरिटी, यानी परपेंडिकुलर होने के लिए क्या जानते हैं जी, जानते हैं हम लोग यह बात कि A डॉट B क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जानते हैं ना, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए, A डॉट B का मान 0 चाहिए। अर्थात तो A डॉट B क्या हम लोग गुना कर सकते हैं, A डॉट B कैसे निकलेगा, I का गुणांक I के साथ, J का गुणांक J के साथ और K का गुणांक K के साथ। देखिए तो यहां हो गया A1 इंटू A2
प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0, यानी परपेंडिकुलर होने के लिए यह शर्त हो गया। जानते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर होने के लिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, यानी a डॉट b का मान 0 होना चाहिए। a डॉट b कैसे निकालते हैं, i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ निकालते हैं, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यही ना जी। तो यह हो गया कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर। नहीं, अब इस पर हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, तो अब सारा बात आपको ऊपर से नीचे तक सारा बात समझ में आएगा। अब इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टी भी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, तो चूंकि स्केलर राशि है तो हम लोग जानते हैं a डॉट b निकाले तो क्या होगा, a डॉट b निकाले चाहे b डॉट a निकाले, दोनों बात क्या होगा, सेम ही होगा। a डॉट b निकाले चाहे b डॉट a निकाले। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं a डॉट वेक्टर b प्लस c, तो इसका क्या मतलब हुआ जी, एक बार a के साथ b का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और a के साथ c का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c, नहीं, या हम लोग लिखते हैं a प्लस वेक्टर b प्लस c, ये सब डाटा क्या होता है, सेम ही होगा। यानी मेन इसमें जो बेसिक बातें है वो यह है कि स्केलर क्वांटिटी में a डॉट b लिखिए चाहे b डॉट a लिखिए, दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि a डॉट b क्या देता है, स्केलर देता है, तो स्केलर कहने का मतलब 2 गुना 3 लिखिए चाहे 3 गुना 2 लिखिए, क्या हुआ, दोनों सेम बात हुआ। नहीं तो अब कुछ हम जितना अभी पढ़ाए हैं उस सब पर एक एग्जांपल आपको करा देते हैं, जिससे आपका बेसिक बातें जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन फार्मूला से वो कैसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा अब इस पर रिलेटेड सब पर एक एग्जांपल करा देते हैं, उसके बाद आपका जितना है बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, यानी सुनिएगा वेक्टर a बराबर दिया गया है, जिनके भी दिमाग में अभी कुछ भी डाउट चल रहा होगा उस सब जब एग्जांपल हम लोग कर लेंगे तो आपका हर बात क्लियर हो जाएगा। प्लस 2 वेक्टर के वेक्टर a है, i है वेक्टर b, तो i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, यही है ना जी। तो अगर हम यहाँ से आपसे कहें वेक्टर a डॉट b बराबर व्हाट, a डॉट b को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बराबर a डॉट b बराबर, तो a डॉट b कैसे आपको बताए थे कि i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ। तो देखिए तो i का गुणांक यहाँ क्या है 2 और यहाँ i का गुणांक क्या है जी 1, तो 2 गुना 1 प्लस यहाँ j का गुणांक है -1 और यहाँ j का गुणांक है -3 और यहाँ k का गुणांक है प्लस में 2 और यहाँ गुणांक है -5। अब सोल्व कर दीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया +3 और ये हो गया -10, तो यह हो गया 5 यानी -5। तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर हो गया -5। तो इस तरह से जब 2 को वेक्टर दिया रहता है तो इसका अदिश गुणनफल निकालते हैं, i का गुणांक i के साथ गुना करते हैं, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ, यानी क्या गुना करते हैं जी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब आपसे यहां से पूछा जाए तो यहाँ a1 बराबर क्या है 2 है, b1 a1 बराबर क्या है 2 है, b1 बराबर -1 है और c1 बराबर क्या है जी, c1 बराबर 2 है, a2 बराबर 1 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर -5 है। a1 a2 2 गुना 1, b1 b2 -1 इंटू -3 और c1 c2 2 गुना -5। तो क्या ये डॉट b आप नहीं निकाल सकते हैं, अदिश गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं, निश्चित निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितना हम थ्योरी बताए हैं उस सबसे रिलेटेड एक और बात आपको एक एक एग्जांपल बता देते हैं ताकि आप घर पर खूब आसानी से इस चैप्टर पर काम कर सकिए।
दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है कि वेक्टर ए का मान दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब वेक्टर बी का मान दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। आज सवाल क्या पूछ रहा है सुनिएगा कि ए या बी क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के बारे में कहता है कि सो दैट, यहां दिखाना है सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, यानी आपको दिखाना है कि ए या बी क्या है, परपेंडिकुलर है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो स्पेलिंग सुनिएगा, परपेंडिकुलर, वर्ड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए क्या बोलेंगे हो, क्या बोलेंगे, ए डॉट बी बराबर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। आइए निकालिए ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी, ए डॉट बी कहने का मतलब है 2 गुना 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 5। सोल्व कीजिए तो कितना हो रहा है, 2 प्लस 3 माइनस 5। देखिएगा 0 आ रहा है जी, यानी इसका मतलब है कि a डॉट बी बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब हैंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। एक और बात सुनिएगा, जो बच्चे आगे बनाएंगे उनको क्या कहेगा कि 3 गो वेक्टर दे देगा, ए बी और सी 3 वेक्टर दे देगा, कहेगा कि दिखाइए कि अब परपेंडिकुलर है। 2 वेक्टर के लिए तो ए डॉट बी निकाल लिए, क्लियर। जब 3 वेक्टर कहेगा तो 3 वेक्टर के लिए क्या निकालिएगा, ए डॉट बी, ए भी 0 होना चाहिए, बी डॉट सी, ए भी 0 होना चाहिए, सी डॉट ए भी 0 होना चाहिए। तो अभी जो है 3 वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। 2 वेक्टर के लिए ए डॉट बी 0, 3 वेक्टर दिखाना होगा तो ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर 0। समझ रहे हैं ना जी। आगे बढ़ते हैं, एंगल निकालना सीख जाइए कि गुना करना सीख गए, परपेंडिकुलर दिखाना सीख गए। अब आपसे हम कहते हैं कि एंगल निकालना सीख जाइए। एंगल कैसे निकालेंगे, नहीं जी, कि एंगल निकालना सीख जाइए। देखिएगा एक वेक्टर दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 2k कैप, यही ना। तो हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर होता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं cos थीटा बराबर होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। तो यहां से यदि हम आपसे कहें मॉडुलस ऑफ वेक्टर a निकालने के लिए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्या हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 16 32 4 36 रूट 36, यानी रूट 36 मतलब 6। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर b निकाल लिया जाए तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का मतलब 9 36 और 4, तो 36 40 यानी रूट अंदर 49, रूट 49 का मान कितना हो गया 7। नहीं, और a डॉट b निकाल लिया जाए तो a डॉट b, तो a डॉट b का मतलब हो गया 4 गुना 3 प्लस माइनस 2 गुना माइनस 6 प्लस 4 गुना माइनस 2, कितना होगा जी, 4 गुना 3 यानी 12 प्लस 12 माइनस 32, यही ना होगा जी। तो पूरा डाटा जो है कैलकुलेट करके बताइए तो कितना हो गया जी, यानी जोड़िए a डॉट b का वैल्यू कितना हो गया, a डॉट b का डाटा निकालिए तो 4 गुना 3, नहीं फिर तो पूरा डाटा निकालिए तो जी, यानी 4 गुना 3 माइनस 2 गुना माइनस 6 और 4 गुना यहाँ माइनस 2 है ना, माइनस 2, तो ये क्या हो गया जी माइनस 8, तो 24 में से 8 गया 16। नहीं, a डॉट b का मान हो गया
तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, cos थीटा बराबर, तो a डॉट b का मान आया 16 बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का मान आया, यानी cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, a डॉट b बटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। तो a डॉट b का मान आया 16, e हो गया 6, i हो गया 7, तो 8 दूना 16 कट गया और 3 दूना 6, यानी हो गया 8 बटा 21 है विद्यार्थी। यानी cos थीटा का मान हो गया, cos थीटा बराबर हो गया 8 बटा 21, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 8 बटा 21, यही ना जी। तो आई होप कि अब आप लोग निश्चित तौर पर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना भी सीख गए होंगे। इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में एरर है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत ऐसा परपेंडिकुलर दिखाना है लेकिन वहां 2 छोड़ दिया है, 1 छोड़ दिया है, तो आप उस फिर में बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन में एरर है, तो आप एरर पर ध्यान नहीं देंगे। एंगल कैसे निकलेगा इसको आप खूब बारीकी से देख लीजिए। और लास्ट जो सबसे शुरू में बताए थे वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड, उसको बता देते हैं। बस जितना थ्योरी बताए थे उस सबसे रिलेटेड एग्जांपल हो जाएगा। एक प्रोजेक्शन से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, तो मैक्सिमम जो है आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपसे क्या बताए थे, एक और बात लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बताए थे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको सेम लिखेंगे, या जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, याद है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, याद है जी। ऐसे ही ना लिखे थे, यानी इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेपण यानी बराबर क्या होगा, जिसका निकालना है उसको सेम, और जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यही ना लिखाए थे। और एक क्या लिखाए थे देखिएगा खूब बारीकी से, प्रोजेक्शन, खाली अंतर समझिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तब बी का निकालना है तो बी को सेम लिखेंगे, ए पर निकालना है ए का कैप, तो ये कैप को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। बी इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। अभी पढ़े हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों क्या है, सेम चीज है। इसका मतलब है वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में प्रक्षेप। तो अभी हम क्या बताए हैं जी, जिसका निकालना है बी का निकालना है तो बी को सेम लिख दीजिए, किसके दिशा में, ए के दिशा में, यानी ए कैप बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यही ना बताए थे जी। अब इसी चीज को फाइनलाइज कर देते हैं कि आपको कैसे जो है एग्जाम्पल, इस थ्योरी को जो है आप एग्जाम्पल के रूप में जो है, चाहे एक्सरसाइज में जो भी सवाल होगा उसको जो है आप लोग कैसे बनाइएगा। एक सवाल लास्ट देखिएगा 1 मिनट और, कि यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है आपको, कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर ए, अब वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अब देखिएगा प्रक्षेपण क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी।
इसका मतलब क्लियर हो गया कि ए का निकालना है या बी पर निकालना है। तो कैसे लिखिएगा जी, लिखिएगा वेक्टर ए इंटू बी कैप बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यही ना। अब आ जाइए निकाल लीजिए, क्या ए डॉट बी हम लोग निकाल सकते हैं जी। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 गुना 1, फिर आ जाइए प्लस जे का गुणांक -1 है, यहाँ जे का गुणांक -2, फिर प्लस के का गुणांक ए का, के का गुणांक ए, सॉल्व कीजिए तो कितना हुआ जी 2 माइनस माइनस प्लस 2 और यहां हो गया +1, तो ये हो गया 5। अब आ जाइए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी निकालिए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा जी, रूट अंदर बी का मॉडुलस निकालिए तो यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा रूट अंदर 4 2 6। अब देखिएगा यहां से कि हम लोग का क्या निकाला था, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी वेक्टर ए का प्रक्षेप किसके दिशा में, वेक्टर बी के दिशा में, यही ना। तो क्या बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे जी, ए का निकालना है तो ए को सेम लिख दीजिए और बी का कैप, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है जी, तो ए डॉट बी का वैल्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ है, दिखा जी। तो ए डॉट बी का वैल्यू हो गया कितना 5 आ बटा, नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा, ये हो गया 5। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का मान कितना है जी, रूट अंदर 6, तो ये हो गया 5 बटा रूट अंदर 6। तो इस तरह से किसी भी सवाल का प्रक्षेप निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है। इस तरह से आज एक्सरसाइज का आप जाके सवाल बनाइएगा, मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप 2-3 बार 4 बार खूब आराम से पढ़िएगा, खूब बारीकी से सुनिएगा। आज के थ्योरी से एक्सरसाइज का लगभग 50% से ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बारीकी से सुनिएगा। हर एक सवाल को, हर एक थ्योरी को सुनिएगा। हर थ्योरी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप उस आधार पर बना के लाइएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।